यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रेडिट मार्केट। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसका मतलब भी होता है कि हम लोग जस्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जैसे एज कंपेरेटिवली पहले से बेटर बनना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर हम जस्ट किसी भी कंट्री की बात करते हैं, जैसे हमने बात करी इंडिया, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के जो भी इकोनॉमिक्स है अभी भी और पहले भी और अभी भी, इन इन लोगों का सबका मेन टारगेट रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्पेशली इंडिया, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम सबका एज एन इकोनॉमिस्ट ये टारगेट रहता है कि हम पॉलिसीज, बेनिफिट वाली पॉलिसीज जिसमें फायदा हो, सोशल वेलफेयर हो, जिसमें वो पॉलिसीज उन एरियाज में लगाए जहाँ पे इकोनॉमी, जहाँ पे उस कंट्री की हाईएस्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो, राइट, हाईएस्ट पॉपुलेशन। बिकॉज गाइज, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि जहाँ पे एक एक ऐसा बिजनेस, है या एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हो। सो अगर हम उस एरिया को डेवलप कर देंगे, ग्रो कर देंगे उसको, या उसके अंदर बेनिफिट पहुंचा देंगे, तो ऑटोमेटिकली गाइस पॉपुलेशन को बेनिफिट पहुंचे, राइट। तो जैसे कि मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम में बेसिकली हमारी कंट्री मेजर लेवल पे कह सकते हो तो रूरल एरियाज में डिवाइडेड थी। मतलब हमारी कंट्री के अंदर रूरल एरिया ज्यादा था। अब लोग से रूरल एरिया ज्यादा होने का मतलब इसका सिंपल सा एक ये था कि इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अब अगर बेसिकली कंट्री की पॉपुलेशन को ग्रो करवाना था, उनको बेनिफिट देना था, तो सीधा सीधा एग्रीकल्चर वाले एरिया को सपोर्ट करो। यानी हर वो पॉलिसी लगाओ जिससे एग्रीकल्चर बेनिफिट पे पहुंचे, ठीक है। अब दो क्वेश्चंस यहाँ पे आते थे। एक तो था कि क्या पॉलिसी लगाएं, ठीक है, और अगर पॉलिसी लगा भी दो तो कोई भी पॉलिसी फ्री की नहीं होती थी। मतलब हम किसी को ये बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो या तुम ये फसल उगाओ या तुम इस बेसिकली इस एरिया में ये वाली सीड्स इस्तेमाल करो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बेसिकली मतलब ये था कि फ्री में भी नहीं देना, ठीक है, और उनको सपोर्ट भी करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता था कि हम लोगों को पैसा कैसे पहुंचाए, दैट इज फंड। तो फंड इज अ वेरी बिग चैलेंज कि भाई लोगों को फंड भी पहुंचाना है और उनको ये भी फील कराना है कि आप ये फ्री में नहीं कर रहे हो। गाइस देखो, ध्यान रखना, आप फ्री में किसी के लिए सपोर्ट करोगे तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाएगा। कंट्री ये चाहती है कि लोगों का फायदा भी हो, ठीक है, और लोगों मतलब बेसिकली इकोनॉमी का वेलफेयर भी बढ़े, और फ्री वाला सपोर्ट भी हो जाए, और इनडायरेक्टली लोगों को फील भी ना हो कि उन्होंने फ्री में हेल्प ली है, राइट। तो फंड पहुंचाने का सीधा सीधा एक तरीका ये था कि वो उन्होंने ये ट्राई किया कि हम अपनी इकोनॉमी की क्रेडिट मार्केट में रिफॉर्म्स लेकर आए। अब आप ये सोचोगे सर, रिफॉर्म ही क्यों डायरेक्टली आप बोल रहे हो, वाई रिफॉर्म, वाई नॉट क्रेडिट मार्केट इंट्रोड्यूस करें? नहीं गाइस, ये ध्यान रखना, हर जगह हमेशा से क्रेडिट मार्केट हमेशा से थी, ऑलवेज, राइट। और अगर गाइस हम लोग बात करें रूरल एरियाज की, तो गाइस यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट मार्केट एक अपने ही लेवल पे चल रही थी, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्रेडिट मार्केट अगर अपने लेवल पे चल रही थी तो क्या रीजंस हैं उनको रिफॉर्म करने का, उनको उनमें मतलब चेंजेस करने का, ठीक है, जो भी चीज उसमें क्या नीड है रिफॉर्म करने की। तो गाइस रिफॉर्म करने की काफी सारी नीड्स हैं, ठीक है, काफी सारी वजह है। जो वजह गाइस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, व्हाट इज क्रेडिट मार्केट, क्या उसके सोर्सेज होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, कौन कौन क्रेडिट मार्केट में इन्वॉल्व होता है, मतलब कौन पैसा कह सकते हो फंड अरेंज करता है, कौन पैसा लेता है, कौन पैसा देता है, राइट। और आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में रूरल क्रेडिट मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, रूरल क्रेडिट मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है। और अब उसके साथ साथ एक एक कंसेप्ट और निकल के आता था, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप लोग बात करते हो क्रेडिट की, तो गैस क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैं अगर जर्नल डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज बेसिकली फॉर्मल
दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, दिस इज द क्रेडिट मार्केट। और गाइस ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल वो जिसमें आप गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रखते हो। ठीक है, जैसे कि बैंक्स। एंड गाइस अब तो बहुत हाईली बेसिकली रेगुलेटेड चीजें हो चुकी हैं, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, अब गाइस ज्यादा हाईली रेगुलेटेड चीजें। ठीक है, तो कहते इनफॉर्मल, कहते इनफॉर्मल का मतलब हो जाता है वही कि आप जिस एरिया में रहते हो, आपने आपका जिस पे ट्रस्ट बना हुआ, या आप पर कोई जो जो ट्रस्ट करते हैं, आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो, उनसे पैसा उधार लेना और देना। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो इनफॉर्मली अपने एरिया में, अपने गांव देहात में, दी में अगर मैं बोलूँ तो साहूकार वगैरह, ठीक है, उनसे पैसा लेना और बहुत सारी चीजें। राइट, तो गाइस इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। एंड गाइस अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से 100% यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा। मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ कि हमें इस चैप्टर बेसिकली पढ़ना क्या। और ये चैप्टर गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं देवराज रे से। देवराज रे इज बुक जो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये चैप्टर हम वहां से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें गाइस पढ़ने की है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, एंड गाइस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पहले आप एक काम करें, मेरे साथ में कुछ हेडिंग्स लिख लीजिए। ठीक है, कुछ हेडिंग लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्रेडिट मार्केट के चैप्टर में एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्रेडिट मार्केट। ठीक है, क्रेडिट मार्केट के चैप्टर में हम लोगों को जो स्टडी करना है, बेसिकली हमें इसके पहले तो फीचर्स स्टडी करने हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्रेडिट मार्केट, राइट। सेकंड थिंग इज बेसिकली सोर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डिमांड या सप्लाई फॉर क्रेडिट, डिमांड फॉर क्रेडिट एंड सप्लाई क्रेडिट। ठीक है, एंड देखो डिमांड, जैसे एग्जांपल में आता है, सप्लाई हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक तो डिमांड की सोर्सेज क्या है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे पैसा चाहिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन ये ये मैटर करता है कि जो मुझे पैसा दे रहा है उसको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो ये आइडेंटिफाई करी जाती हैं, अभी जिसको पैसा चाहिए वो ऑब्वियस ही बात है ओपन में है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, एक तो क्या सोर्स ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट, एक होता है हु प्रोवाइड द क्रेडिट, तो कौन है जो पैसा दे रहा है, क्या है, हु प्रोवाइड्स द क्रेडिट, हु प्रोवाइड्स द क्रेडिट। राइट, मतलब कौन है जो पैसा दे रहा है। जनरल लेवल पे अगर हम बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल पर्सन होते हैं जो क्रेडिट यानी उधारी प्रोवाइड करते हैं। अदर थिंग इज गाइस, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे रूरल क्रेडिट मार्केट की। राइट, देखो गाइस दो तरह की क्रेडिट मार्केट चल रही है आज की डेट में। अगर हम बात करें तो अर्बन क्रेडिट मार्केट और रूरल क्रेडिट मार्केट। राइट, तो रिफॉर्म की जरूरत दोनों जगह थी। अभी हम लोग जो मेन फोकस रखेंगे वो रूरल क्रेडिट मार्केट, यानी जो गांव देहात में पैसा उधारी चलता है उस पर हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो जैसे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, additional characteristics of rural credit market, right. And fifth one is जो गाइस यहाँ पे जो मैंने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो बात आ जाती है दैट इज थ्योरीज ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट, ऑफ क्रेडिट इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट, राइट। This one is interlinked interlinked transactions, right. And seventh point is alternative credit policy,
अल्टरनेटिव क्रेडिट पॉलिसी, बेसिकली माइक्रो फाइनेंस। दीज आर दी सम बेसिकली बेसिक पॉइंट जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं, ठीक है। अगर हम इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड आफ्टर दैट ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दो को समझने के लिए मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, राइट। ओके, नाउ या फर्स्ट we have to basically discuss the feature, the heading. तो बेसिकली गाइस फीचर्स में आता क्या है, देखो ऐसा समझना, यहाँ पे फीचर का मतलब ये हो जाता है कि मान लो हमने किसी को लोन पे मतलब लोन दिया, ठीक है, हमने किसी को क्रेडिट यानी उधार दिया पैसा। अब वहां पे दो बातें आ जाती हैं, दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज, एक तो हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती सामने वाले के बारे में। भाई हमारा मेन क्वेश्चन यही तो है कि हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म की, हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट मार्केट में रिफॉर्म की क्या जरूरत है, ठीक है। और हमारा पहले से रूरल क्रेडिट मार्केट चल रहा है, लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है और क्यों इसको बिल्कुल फॉर्मल वे में लाने की जरूरत है। तो ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे हम लोग पैसा दे रहे होते हैं, उधार दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता लोगों के बारे में, ठीक है, कि किसी को अगर हमने पैसा दिया है, लोन दिया है, तो वो हमारे पैसे के साथ करेगा क्या। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने किसी को पैसा दिया था किसी न किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। हम स्टार्टिंग में तो उसने हमें ये शो कर दिया कि ठीक है प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमने उसको मॉनिटर करना छोड़ दिया, ठीक है, या उसको पता लग गया कि ये लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों का, या इनके लिए डिफिकल्ट है हर बार मुझ पर ध्यान रखना, तो फिर वो कुछ भी उठपटांग कर सकता है। और बेसिकली जब भी वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, यानी वो ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ ऐसा वर्क करेगा जो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वहां पे लॉस होने के चांसेस हैं, तो गैस फिर वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी। तो द रीजन बेसिकली दिस इज अ वेरी मेन रीजन कि क्यों क्रेडिट मार्केट का फंक्शन वेरी स्मूथली नहीं चलता। शायद अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक्सप्लेन व्हाई द क्रेडिट मार्केट फंक्शन, बेसिकली द क्वेश्चन इज explain why the credit market doesn't function very smoothly, ठीक है, अच्छे से क्यों नहीं चलता। तो गाइस उसका पहले रीजन जो मैंने आपको बता दिया वो यही है कि बेसिकली lenders don't have entire information of borrower। आपने कभी टॉपिक पढ़ा होगा मिसिंग मार्केट्स। आज की डेट में तो गाइस मार्केट्स बन गई है कि भाई हाँ हमें पता लग जाए इजीली। जैसे अगर आप आज की डेट की बात करो तो क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है, ठीक है, स्कोर होता है, सिविल स्कोर भी कहते हैं इसको। तो जस्ट पैन नंबर होता है, वो नंबर डालो तो पता लग जाता है हाँ भाई ये कैपेबल है लोन लेके पे करने में, ठीक है। और अगर किसी ने पहले कभी किसी के साथ नुकसान कर रखा होगा, किसी बैंक को ऑब्वियसली बात है फ्रॉड किया हुआ होगा, तो वो सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली शो कर देता है। तो आज की तो हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल की, ठीक है, लेकिन हम पुरानी बात करें तो भाई अगर आप रूरल एरिया की तरफ जाते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा एंटायर कंसेप्ट है रूरल एरिया, ठीक है, गांव देहात की हम बात कर रहे हैं, तो गाइस हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा फीचर गाइस ये होता है कि हम हमने अगर लोन लिया तो हमको ये ऑब्वियस बात है रिपे करना है, और रिपे करने में दो ऑप्शंस होते हैं कि डिफॉल्ट हो जाए बंदा, ठीक है, या तो पे कर दे या पे नहीं कर पाए।
तो जो पे कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, वहां पे गाइस बात आगे फंसती है। और देखो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब जो लेंडर है वो चाहकर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भाई लेंडर जो है बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, इसीलिए फिर वो एक्सप्लोइटेशन नाम का वर्ड सुनने में आता है कि भाई अगर मुझ एग्जांपल में अगर अपनी बात करूं पुराने लेवल की, जैसे एग्जांपल जब कोई पर्सन किसी के पास पैसा लेने गया तो फिर उसके बदले उसने बहुत हाई लेवल हाई मार्जिन वाली एसेट मांग ली। जैसे उसको पैसा चाहिए कुछ अमाउंट का, उसके बदले उसकी उसने प्रॉपर्टी मांग ली पूरी कि इतना मल्टीप्लाई ऑफ दिस अमाउंट, ये मेरे आप मुझे इसके कागजात दो, प्रॉपर्टी के कागजात दो, जबकि प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, पैसा कम चाहिए। तो समझ रहे हो, इससे हम लोग कहते हैं फिर एक्सप्लोइटेशन इन रूरल कैनेडियन मार्केट, कि थोड़े से पैसों के लिए हाई मार्जिन डिमांड हो रही है, फिर काफी लोग पीछे रह जाते हैं पैसा लेने से। ठीक है, वो यही रीजन से होते हैं गाइस, क्योंकि डिफॉल्ट ऑफ रिपेमेंट। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, दो बातें आती हैं। एक तो होता है जी, बंदा जो है लोन तो ले लिया, पे भी करना चाहता था, बेचारा बहुत इनोसेंट पर्सन था, लेकिन बाय मिस्टेक या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है ना चाहते हुए, इनवॉलेंट्री वो डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप कह सकते हो सर ऐसे कैसे रीजन हो सकते हैं इनवॉलेंट्री। अब मैं जब अगर बात करूं रूरल एरियाज की, तो भाई एक एक किसान ने लोन लिया था। ठीक है, जैसे मान लो एक किसान ने लोन लिया, या दो लोग यहाँ पे ए और बी, एजेंट ए ने एजेंट बी को लोन दिया। लोन किस चीज के लिए था? लोन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया। अब इनवॉलेंटरी डिफॉल्ट हो गया, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? भाई जस्ट बेसिकली आप ये कह सकते हो, एक एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जो उनने क्रॉप के लिए जो लोन लिया था, जिसकी उम्मीद थी उसको कि फसल अच्छी होगी, वो क्रॉप वाला कंसेप्ट फेल हो गया। अब जो क्रॉप वाला कंसेप्ट फेल हो गया, तो उतना अमाउंट उसको नहीं मिल पाया जिस अमाउंट के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिए थे वाले। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं, ये गैस एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अब क्रॉप फेल होने के बहुत सारे रीजन हो जाते हैं कि भाई हो सकता है उसकी सीड्स अच्छी नहीं हो सकता है बारिश अच्छी नहीं हो, या हो सकता है उसकी कि प्रोडक्ट क्रॉप तो अच्छी हो गई हो, लेकिन लेकिन उसकी फसल किसी रीजन से, ट्रैफिक की वजह से, जैम्स की वजह से मार्केट की तरफ नहीं पहुंच पाई, और फसल बीच में खराब हो गई। अ लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से लोन का रिपेमेंट डिफॉल्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो शायद कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इकोनॉमी इन दूसरे वाले केस को से बचना चाहती है। क्या है वो? दैट इज स्ट्रेटेजिक रीपेमेंट। ठीक है, क्या आप कह सकते हो पहले तो वॉलेंट्री ही बोल लो, या स्ट्रेटेजी बना के। आपको ये बहुत बहुत अच्छे से पता होगी कि लोन लेकर डिफॉल्ट हो जाना बहुत मतलब आसान हुआ करता था पहले। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई सर अब तो बहुत ग्रोथ हो चुकी है, हर साल ये सोचते हैं कि भाई ग्रोथ हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन डिफॉल्ट करने वाले मतलब ऑब्वियस बात है, फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं, अगर वो तो बहुत अलग बात हो जाएगी जो हम डिस्कशन करने वाले, मतलब करूँ अगर मैं, हम टू द पॉइंट अगर अपने मतलब टॉपिक कर रहे हैं, तो बेसिकली बात इतनी होती है कि पर्सन एक इस पोजीशन में है कि अपना लोन पे कर सकता है, बट डोंट नहीं पे कर रहा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लोग कह सकते हो कि भाई हाँ वॉलंटरी है। ठीक है, आप इसमें से इतना इतना बोल सकते हो कि बोरोवर बोरोवर इन अ इन अ पोजीशन to repay his loan amount, but don't wants want to pay। तो वो एक स्ट्रेटेजिकली ही पे नहीं कर रहा, राइट गाइस?
इस चीज को guys आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट वाला डिस्कशन किया फीचर का, नाउ द सेकंड पॉइंट इज सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट, राइट गाइस, हेडिंग लिखना सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट। सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट, यहाँ पे तीन सोर्सेज हैं हमारे पास में क्रेडिट को डिमांड करने की। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखो ऐसे रखते हैं इसको हम। देखो एक तो होता है बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल, जिसको आप कह सकते हो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो आता है कि मुझे मान लो मतलब एक फार्मर को जमीन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए पैसा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्रेडिट लेगा, डिमांड करेगा, तो वो डिमांड जो होगी वो एक हाई अमाउंट की होगी। अब आप बोलोगे सर इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे डिमांड क्रिएट करती है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरिया निकालती है, ठीक है, सेट करती है भाई ये एरिया है और ये बिक्री के लिए है, राइट। मतलब ये किसानों को, जो जो किसानों के पास में जमीन नहीं होती उनको वो ऑफर करती है कि ये जमीन आप हमारी खरीद लो। किसान कहते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है तो आप पैसा हमसे उधार ले लो। मतलब सिंपल से लॉजिक है, पैसा भी गवर्नमेंट देगी आपको उधारी के तौर पर, जो पैसा किसान के पास जाएगा वो उसको पे करके जमीन लेगा। अब आप सोचोगे तो किसान के मजे आ गए, नहीं मजे नहीं आया, बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो किसान हमेशा ग्रो करे, तो गवर्नमेंट उस पर एक बर्डन डालेगी कि भाई आपको लोन पे करना। आपने लोन लिया, हमने आपकी कोई सेवा नहीं करी है, हमने आपको लोन दिया है। हाँ, लोन सपोर्टिव इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर है, राइट। तो ये चीज है, लो इंटरेस्ट रेट इज द मेन सपोर्ट। आज की डेट में किसी को सपोर्ट मिल गया बैंक के थ्रू तो भाग भाग के लोन लेंगे लोग, ठीक है। मुझे कोई लोन दे भाई कि भाई हाँ बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे हम आपको पैसा दे रहे हैं, दे दो, मैं तो बहुत तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, रिपेमेंट बिल्कुल कर दूंगा। जस्ट नॉर्मल है ये चीज, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप एग्जांपल मान सकते हो, जमीन लेनी है, ठीक है, या एक नॉर्मल ट्रैक्टर, या फिर वो हर वो चीज जो खेती बाड़ी करने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। बहुत सी चीज होती है गाइस, मशीनरी कह सकते हो या ट्यूबवेल, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा गाइस वर्किंग कैपिटल जो सोर्स होता है, वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? देखो मेरे पास अब जमीन है, ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास जमीन है, तो मेरे को लेकिन जमीन तो मेरी खानदानी है, ठीक है, दादा परदादा की जमीन है मेरे पास, मुझे मुझे जमीन तो फ्री में मिल गई, ठीक है, ठीक है। या हो सकता है गवर्नमेंट ने मुझे दे दी, एग्जांपल जमीन मुझे ऐसे करके दे दी, मुझे लोन दे दिया, मैंने जमीन ले ली, तो वो तो फिक्स्ड कैपिटल आ गया, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट का पार्ट था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नॉर्मली सीजन के लिए मुझे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, या पानी का, जैसे पानी होता है फसलों को पानी, तो मैं अगर रेनफॉल पे हाईली डिपेंड नहीं हूँ, बारिश के पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है अपने पास पानी का जुगाड़ करूंगा, दैट इज ट्यूबवेल्स वगैरह बनाना, वो एरियाज बनाना, समझ रहे हो ना आप लोग, ये वो जो खेती बाड़ी एरिया, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए जो एरियाज बनाए जाते हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वो विद इन अ सीजन या विद इन अ ईयर की बात होती है, ठीक है। अब हम यह कह सकते हैं टू बाय सीड्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, टू बाय सीड्स और फर्टिलाइजर्स, राइट। थर्ड वन इज कंजम्पशन नीड्स, consumption needs, it is basically a source of income which is seasonal. It is a source of income which is seasonal, ठीक है। अब
आप ऐसे मान के चलो कि बेसिकली किसी भी किसान की फसल का जो रिटर्न है वो कुछ टाइम बाद आएगा, तो उसकी जो नॉर्मल बेसिस के कंजम्पशन नीड्स हैं उसको फिर जो है क्रेडिट की साइड से पूरा किया जाएगा, राइट। तो ये चीज बेसिकली हमारे पास में क्या था, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट, राइट। नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, that is supply of रूरल क्रेडिट मार्केट। फिर मतलब वही है, हु प्रोवाइड दी लोन या हु प्रोवाइड दी क्रेडिट, कौन दे रहा है, कौन है भाई इतना दाता, ठीक है, बढ़िया सा। तो गाइस देखो यहाँ पे दो तरह के जो है गाइस सोर्सेज होते हैं जिनके साइड से क्रेडिट आता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे गांव देहात की, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे गांव देहात यानी रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कहाँ से पैसा आता है गाइस, देखो बेसिकली हमारे पास में दो तरह के सोर्स, जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब इसको अच्छा नाम दे देता हूँ, दैट इज इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ये होता है नॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है, राइट। दो तरह की चीजें होती हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गाइस बिल्कुल वो सब चीजें आ जाती हैं जो जो बहुत हाईली रेगुलेटेड होती है, जैसे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स। दूसरा आप कह सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक तो वो बैंक्स हो गए जो बेसिकली इस चीज पे काम कर रहे थे, जिनके पास पैसा है उनसे उनका पैसा ले लेना अपने पास, उसके ब्याज पे उनको कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना, और जिनको पैसे की नीड हो उनको प्रोवाइड करना पैसा, ठीक है। और वो फिर उसको रिटर्न के तौर पर एक तो अमाउंट रिटर्न करेंगे एंड विद सम इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, वो दिया जाएगा, ठीक है। एक तो होता था कमर्शियल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने लगे थे, क्योंकि अकेला कमर्शियल बैंक्स नहीं पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को संभाल पाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे सोसाइटीज मेंटेन हो जाती हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, यानी आप मान के चलो एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है 100 लोग रहते हैं, तो 10 लोग अमीर भी रहते हैं, अमीर मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, 90 लोग उनसे थोड़े गरीब है। तो जो 90 लोग जो थोड़े गरीब हैं वो अमीर लोगों से पैसा ले ले, तो आपस में ही वो लोग कर लेते हैं, राइट। आपस में मैं आपको बता देता हूँ, अगर जनरली किसी को कोऑपरेटिव बैंक से पैसा चाहिए, ठीक है, तो उस और वो पर्सन कोई पर्सन है, तो उस पर्सन को ना उस बैंक का पहले मेंबर बनना पड़ेगा या सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उस उनके पहले उस बैंक के या उस सोसाइटी के शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। जो शेयर परचेज कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस के वो या बैंक के वो कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर बन गए, और फिर कोऑपरेटिव बैंक वाले अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड गाइस आफ्टर दैट एक जो आता है रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। गाइस ये उस टाइमिंग में या जब बात करें पुराने, तो कुछ छोटे छोटे बैंक खुलने लगे थे, लेकिन जिनका बाद में नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है, ठीक है, जिनको बाद में गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया। पहले वो अकेले अपनी मर्जी से चलते थे, बाद में गवर्नमेंट के अंडर में हो गए। गवर्नमेंट के अंडर में होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट चला रही थी, बस गवर्नमेंट ने उनको मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उनको ये कह दिया कि आपकी जो पॉलिसी चलेगी वो हमारे हिसाब से चलेगी, ठीक है। और भी वो लोग मान भी गए, ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि वो लोग ना माने। अच्छा ये तो था हमारा इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम फॉर्मल भी बोल सकते हैं। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम लोग इनफॉर्मल बोलेंगे। सो दिस इज बेसिकली प्राइवेट मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हो ट्रेडर। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग रिलेटिव्स,
ये कोऑपरेटिव बैंक की तरह मान लो, रिलेटिव भी ऐसे होता है guys, पूरे खानदान में कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, ठीक है, उनसे सब उधारी लेते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है guys, इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हाई होती है, ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, होती यहाँ पर भी है लेकिन बहुत कम होती है। यहाँ पे दोनों चीजें ज्यादा है, यहाँ पे डिफॉल्ट होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ज्यादा होती है, एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स के से पैसा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल मतलब डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो ही लोन आपको दिया जाएगा, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, किसी भी रीजन पे आप जो है पैसा उधार ले सकते हो, ठीक है। अब एक 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 बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट देखा जाता है कि जब ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है तो फिर ये बहुत ज्यादा कंट्री को कैप्चर क्यों नहीं कर रहा। जब अगर हम देखें तो नॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है ज्यादा कैप्चर कर रहा है पॉपुलेशन को, ज्यादा लोग। अगर हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थोड़ी पुरानी, जब अंडर डेवलपमेंट की चीजें चल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा लोअर चीजें थी जिनको ग्रो करने की जरूरत थी, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो वो ये ट्राई करता था कि जितना कम कॉम्प्लिकेट चीजें हों वहीं पर ही वो जाए। अब अगर वो सीधे सीधे बैंक के पास जाता था तो बैंक का कभी कभी ऐसा होता था कि हर चीज के लिए पैसा देने के लिए अवेलेबल नहीं होता था। मतलब मैं बोलूँ कि मुझे ये कार खरीदनी है, ठीक है, मुझे लोन दे दो, बैंक बोलेगा कि भाई आप कार तो ले रहे हो लेकिन क्या आपके पास कार पार्क करने की जगह है। अब मैं बोलूंगा ठीक है, मैं तो पार्किंग के तो वो ले लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या आपके घर के आसपास पार्किंग है, चलो एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा, आप जो कार ले रहे हो एग्जाम्पल, आपका पर्पस ऑब्वियसली बात है फैमिली पर्पस है, चलो ठीक है, इस बात का सोल्यूशन हो गया। आप जो ले रहे हो वो उसका पैसा रिपे कैसे करोगे। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई मैं तो डिफॉल्ट हो जाऊंगा, मैं तो फ्रॉड करूंगा, नहीं दूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा हाँ मैं दूंगा, लेकिन प्रूफ हो ना भाई, मेरी इनकम प्रूफ होना चाहिए उनके पास में, ठीक है। मुझे अपनी ITR, अगर आज के लेवल की बात करूं तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा मुझे 3 साल का, ठीक है। लेकिन अगर जनरल लेवल पे बात करें पुराने, तो प्रूफ कहाँ थे भाई, मुझे इनकम दिखानी होती थी। इसलिए कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ज्यादा जल्दी लोन मिल जाता है और बिजनेस वालों को कम देर से मिलता है, ठीक है। अगर कोई रेडी वाला है, समोसे वाला है, उसको कुछ लोन चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन एक सैलरी पर्सन को मिल जाएगा जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में काम कर रहा होगा, राइट। तो दीज आर दी बेसिकली मेन रीजंस जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में हाई जो पॉपुलेशन है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है, ठीक है। और एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात होती है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गाइस सिक्योरिटी भी ली जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी मार्जिन की जो बात हो रही थी, सिक्योरिटी भी गाइस ली जाती है, ठीक है। अब ये तो गाइस एक्सप्लॉइटेशन ही माना जाएगा कि लोन मुझे चाहिए 100 रुपए का, ठीक है, और जो सिक्योरिटी मांगी जा रही है 500 रुपए की, कि भाई तुम्हारे पास 500 रुपए होने चाहिए, ठीक है, एसेट होनी चाहिए। तो ये तो गाइस एक्सप्लॉइटेशन है। इतना हो जाए कि जितने की प्रॉपर्टी है, वो जितने का मैं पैसा उधार मांग रहा हूँ उतने की ही एसेट, मतलब वो शो कर ले, एसेट की मुझसे कंफर्मेशन ले लें, ठीक है, गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। तो वो तो कहते एक्सप्लोटेशन हो जाएगा अगर ये गैप होगा। लेकिन फिर भी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, कोलेटरल सिक्योरिटी, तो गाइस वो यहाँ पे मांगी जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ फेस चलता है, ठीक है, और फिर डिफॉल्ट होने के बाद तो पता नहीं क्या क्या होता है, वो बात अलग है ना। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको गाइस आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आप इनको गाइस एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी हमने बेसिकली जो स्टडी करा है गाइस, वो हमने यहाँ पे एक फीचर डिस्कस कर लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ क्रेडिट डिस्कस कर लिया, और हु प्रोवाइड दी क्रेडिट वो डिस्कस कर लिया। तो गाइस दीज आर दी 3 टॉपिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ओके।